अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर-रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम शामी साहब से जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे उन पर डाल लेते हैं एक नज़र। पहले एटमी धमाका किया, अब मुआशी धमाका करेंगे। यौम तकबीर पर मियां नवाज शरीफ का खिताब। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी कलअदम, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास कल होगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने के लिए तैयार। तुर्की में शराब की फरोख्त पर पाबंदी। आज यौम तकबीर है, 28 मई है। शामी साहब से मैं जो सवाल करना चाह रहा हूँ, शामी साहब वो कर दूँ आपसे सवाल, और सवाल ये है कि यौम तकबीर नाम किसने रखा था? ये तो कोई इतनी अहम बात नहीं है कि नाम किसने रखा, लेकिन बहुत चला है नाम, बहुत मकबूल हो गया। लेकिन ये कमेटी बनाई थी अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने ठीक है। जब वो वजीर आजम थे कि नाम रखा जाए इस दिन का। अच्छा उसका चेयरमैन मैं था अच्छा, और परवेज रशीद साहब भी इसमें शामिल थे और दूसरे दोस्त भी थे। तो उस कमेटी ने ये एक मुश्तहिर किया और लोगों को दावत दी कि वो मुख्तलिफ नाम तजवीज़ करें। तो हज़ारों के हिसाब से लोगों ने नाम तजवीज़ किए। अच्छा, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। कोई उसको नवाज शरीफ साहब से मंसूब करना चाहता था, कोई मुस्लिम लीग से करना चाहता था, कोई दिफा के उस मजबूती से, जो भी तसव्वुरात किसी के ज़हन में हो सकते हैं। अच्छा, तो चंद लोगों ने यौम तकबीर का नाम भी प्रपोज किया कि यौम तकबीर रखा जाए। अच्छा, तो हमने फिर सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि इसका नाम यौम तकबीर रखा जाए। आई सी। क्योंकि देखिए, मुसलमान जो होता है जब कोई वो बड़ा काम करता है ना, तो उसकी बड़ाई नहीं होती, क्योंकि बड़ाई और किबरियाई जो है वो तो अल्लाह ही की ज़ात को हासिल है और उसकी तौफीक से काम होते हैं। तो जब यौम तकबीर हमने सजेस्ट किया तो फिर ये बात जो है कैबिनेट में पेश हुई। इस पर बड़े मुसर्रत के इज़हार किया नवाज शरीफ साहब ने भी। अच्छा, और काबीना में ये पास हुई। तो काबीना ने बाकायदा मंजूर करके इस दिन का नाम, जो पहली सालगिरह मनाई जा रही थी ना धमाकों जी की, जी, इसका नाम यौम तकबीर रखा यानी 1999 में, 1999 में। जी। और फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप खुद इसे टेलीविज़न पर अनाउंस करें। ठीक, तो जो खबरनामा था पीटीवी का, उस वक्त तो पीटीवी होता था बिल्कुल। और उसका खबरनामा होता था। उस खबरनामे में फिर लाइव जो थी ये गुफ्तगू मेरी नशर हुई अच्छा और मैंने उसकी तफसील बयान। जिस तरह हमारे मुनीबुर-रहमान साहब जी, चांद का ऐलान करते हैं ना, ठीक है। उतनी तवालत तो उसमें नहीं थी, लेकिन बहरहाल उसी तरीके से अच्छा, वो नाम जो है अनाउंस हुआ और लोगों ने बहुत पसंद किया और पूरा मुल्क जो है उसकी ज़बान पे चढ़ गया। बिल्कुल। अब यहाँ कोई कुछ दावा करता रहता है, कोई कुछ दावा करता रहता है। इसकी अब मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है पीटीवी में, हो सकता है कुछ सारा रिकॉर्ड भी मौजूद हो। और आज सिद्दीकुल फारूक साहब ने मुझे सुबह फ़ोन किया। अच्छा, उन्होंने कहा ये कैसे नाम हुआ था, कोई इनाम भी दिया गया था किसी को? मैं कहा मुझे तो याद नहीं है कोई इनाम दिया गया था, अच्छा, पर हमने दावत दी थी। कई लोगों ने नाम तजवीज़, इस्लामाबाद का नाम भी ऐसे रखा गया था। अच्छा, वो भी इस्लामाबाद के लोगों लिए से भी, पूछ के। हाँ नहीं, इस्लामाबाद के लिए भी जो हुकूमत थी ना अयूब खान साहब के दौर में,
उस दावत दी थी उसने कि आप नाम तजवीज़ करें। तो उसमें अब मुझे उनका नाम अब्दुल रहमान साहब या क्या नाम था उनका, आरिफ वाला जो स्कूल है ना उसके हेड मास्टर थे शायद, ठीक, उन्होंने इस्लामाबाद का नाम रखा था। बहुत खूब। और उनको शायद मेरा ख्याल एक प्लॉट जो है वो भी पेश किया गया, अच्छा, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक। हमारे टीचर भी जो थे माशाल्लाह उनकी अपनी एक दुनिया थी। वैसे इसमें ये हो सकता था कि आपको एक एटम बम तोहफे में दे दिया जाता। हाँ या उसका एक वो तो दिया जाता ना मॉडल। बॉर्डर। तो बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं हुई। अब वो जो हमारे उस्ताद थे ना आरिफ वाला के, उनका नाम मुझे कुछ खलजान हो रहा है, लेकिन अगर हो सकता है किसी साहब को कोई याद हो तो वो बता दें। शामी साहब, एटमी पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है इसके हवाले से मुख्तलिफ अफसाने भी हैं, हकायक भी हैं, लेकिन एक बात जो बड़े तवातुर से कही जाती है वो ये है कि जिसने ये प्रोग्राम शुरू किया उसे फांसी चढ़ना पड़ा और जिसने धमाका किया उसे जलावतनी इख्तियार करना पड़ी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड नवाज शरीफ। देखिए बात यह है, अब मैं तो ज़ाती राय मेरी ये है, तो एक हमें सब तासुबात से ऊपर उठकर जो किसी का कंट्रीब्यूशन है उसे तस्लीम करना चाहिए और अपनी तमाम नफ़रतों को और मोहब्बतों को बालाए ताक रखते हुए ठीक है, चीज़ों की खोज लगानी चाहिए कि हकीकत क्या है। तो हकीकत तो ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने इसकी बुनियाद रखी। ठीक, अगरचे कि एटमी प्रोग्राम हमारा जो था, एटमी कमीशन जो था हमारा, वो अयूब खां के दौर से कायम हो चुका था। अच्छा, और कुछ ना कुछ पेशरफ्त शुरू थी कि बिजली घर बनाया जाए, कोई ये तरक्की की जाए, कोई तवानाई के ज़राए को फ़रोग़ दिया जाए। तो भुट्टो साहब मरहूम जो थे उन्होंने सकूत ढाका के बाद जी, ये ख्वाहिश हुई कि हमारे साथ ये क्यों हुआ। तो इस नतीजे पे पहुंचे वो कि अगर हमारे पास एटम बम होता तो ये भारत हमारे साथ ये सलूक ना कर सकता, ये हमला ना कर सकता। ठीक, तो उन्होंने कहा ये हम बम बनाएंगे। अब उधर एक नौजवान इंजीनियर जो हमारे थे अब्दुल कदीर खान, वो हॉलैंड में थे बिल्कुल, और उनकी भी एक रसाई हो चुकी थी इस नुस्खा कीमिया तक। ठीक, तो उन्होंने भुट्टो साहब को ख़त लिखा, भुट्टो साहब ने उनको बुलाया और एक जुआ खेला भुट्टो साहब कि एक नौजवान अब्दुल कदीर खान जिसपे क्या जरूरत, लोग कहते नहीं ये कैसे बना सकता है, ये कैसे सेंट्रीफ्यूजेस बनाएगा, कैसे एनरिच करेगा यूरेनियम को। लेकिन भुट्टो साहब ने अंधा एतमाद किया उस नौजवान पर, कहा क्या बनाए। ठीक है, और उनकी जो बेगम थी वो मैं डच थी जी, और बेगम यहाँ आने पर तैयार नहीं थी। उसने अपने शौहर से पूछा, अब्दुल कदीर खान से, कि जो काम आप करना चाहते हैं ये कोई और नहीं कर सकता दुनिया में, जो आप यहाँ मुझे वापस लाना चाहते हैं। वहाँ उनकी तनख्वाह भी ज़्यादा थी, वसाइल भी ज़्यादा थे, सामान्य रिस्क भी ज़्यादा था और सहूलतें भी ज़्यादा थी। उन्होंने कहा यहाँ पाकिस्तान में कहाँ मुझे आप ला रहे हैं वहाँ से यूरोप से उठा के, जी, तो और काम कर लेंगे, और कोई काम नहीं कर सकता। जी। शाम साहब, ये स्टोरी आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी कि कदीर खान साहब कैसे पाकिस्तान है और शाम साहब उनकी बेगम कह रही थी कि सहूलतें ज़्यादा हैं पाकिस्तान में और वहाँ अच्छा, पहले तो ये बात है कि जफ़र महमूद साहब जो हैं, अच्छा, साबिक़ सेक्रेटरी हुकूमत पाकिस्तान के, जी, बड़े माशाल्लाह एक दानिश्वर हैं। तो उनका SMS आया मुझे कि आपने जो इस्लामाबाद का नाम तजवीज़ करने वाले साहब का नाम बताया वो दुरुस्त है। अच्छा, अब्दुर्रहमान साहब, अब्दुर्रहमान ही था। ठीक है, उन्होंने कहा कि वो आरिफ वाला में डिप्टी हेड मास्टर थे, TC हाई स्कूल के। मैं कहा यहाँ गलती हो गई, MC हाई स्कूल, अच्छा, म्यूनसिपल कमेटी हाई स्कूल हो। ठीक, तो वो ये बात तो तय हो गई। जी, देखिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से उनकी बेगम ने पूछा कि भाई आप जो यहाँ वापस आ रहे हैं, पता नहीं यहाँ क्या बनना है क्या नहीं बनना है, कैसे हालात होंगे, किन लोगों से आपका पाला पड़ेगा, कैसे रास्ता रोकेंगे, अच्छी भली मुलाजमत छोड़ के, आसूदगी छोड़ के, ज़िंदगी के सुख छोड़ के, ये आप कहाँ करबला में ला रहे हैं मुझको। ठीक है, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने उनसे कहा कि बेगम साहबा एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये काम मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता। अच्छा, इतना खुद पे यकीन? हाँ जी, अगर मैं नहीं आऊँगा तो ये काम नहीं होगा। ठीक, उन्होंने कहा अगर ये बात है तो फिर वापस आ जाओ, मैं भी आऊँगी साथ। वाह, इस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने अपने आप को वक्फ कर दिया इसके लिए
और जो उन्होंने सेंट्रीफ्यूजेस बनाए, यूरेनियम एनरिचमेंट के जरिए जिस तरह पाकिस्तान ने बम बनाया है, उस तरह फिर बम इंडिया भी नहीं बना सका उस टेक्निक के साथ। ठीक है। और ईंधन तैयार किया और फिर माशाल्लाह पाकिस्तान एक एटमी ताकत हो गया। जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि देखिए, भुट्टो साहब ने इस प्रोग्राम की बुनियाद रखी और उनको इसकी दाद देनी चाहिए और इस पर याद करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जिस शख्स ने इसे मुकम्मल किया, जिसने चागी का इंतखाब किया धमाके के लिए, वहां वायरिंग भी कर दी और 10, 12, 15 दिन के नोटिस पर धमाका जो था मुमकिन हो गया, वो शख्स था जनरल ज़ियाउल हक। अच्छा। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के प्रोग्राम को जारी रखा। ठीक। और अफ़गानिस्तान में जो जंग शुरू हुई थी, जिसमें पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी था और अमेरिका जो था पाकिस्तान पर उस तरह नज़रें गाड़ के बैठा हुआ नहीं था जो नॉर्मल हालात में होता जी। तो उसने गज़े बसर से काम लिया, ये कह लीजिए। ठीक है। और उससे फ़ायदा उठा के जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया, यानी धमाका करने के काबिल बना दिया था नहीं, जनरल धमाका ज़ियाउल हक ने। एटम बना दिया, एटमी बम, एटमी ताकत बना दिया ज़ियाउल हक ने। अच्छा। कोल्ड टेस्ट भी हो गया। अच्छा। और ये आप समझिए, ये पाकिस्तान का जो एटम बम है, ये एटमी सलाहियत है, ये जहाद अफ़गानिस्तान का एक तोहफा है। ठीक है। अगर अफ़गानिस्तान का जहाज इस तरह शुरू ना होता, हाँ। तो पता नहीं हमारे ऊपर क्या क्या कदगनें लगती और क्या क्या मुसीबतें हमें झेलना पड़ती। अभी भी आप देखिए, जहाँ से खबर आती है, शमाली कोरिया को देख लें, ईरान को देख लें, और अमेरिका ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। मगर पाकिस्तान का, एक तो हम अमेरिका के दोस्त थे पुराने, जी। तो बहरहाल हमारे दिल में उसके दिल में हमारे लिए नरम गोशा तो कहीं ना कहीं पाया ही जाता, उसकी एस्टेब्लिशमेंट के दिल में। और ईरान के जो सदर थे साबिक खातमी जी, उन्होंने दिया जनाब इंटरव्यू फरीद ज़करिया को, जो न्यूज़ वीक के एडिटर थे। उन्होंने कहा कि आप अजीब लोग हैं, आपके दोहरे मयारात हैं। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा पाकिस्तान और इसराइल के बारे में आपका रवैया और है, ईरान के बारे में और है। अच्छा। तो पाकिस्तान के बारे में अमेरिका ने वो कुछ नहीं किया जो दूसरे मुल्कों के साथ वो कर रहा है। तो शामी साहब, जी जी, जो आप लिंक नहीं करते भुट्टो के ज़ियाउल हक जो है जी, उन्होंने इसे मुकम्मल कर दिया। ठीक है। तो उनको भी याद किया जाना चाहिए, उनको भी खराज अकीदत पेश किया जाना चाहिए। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने धमाका कर दिया। ठीक। देखिए, बनाया नहीं है इन्होंने, दिखाया है इन्होंने। ठीक है। अगर बना हुआ मौजूद ना होता तो क्या किसका धमाका कर देते? कोई क्रैकर चला देते या खुद कुछ धमाका कर देते? जब बना हुआ मौजूद था तो फिर चलाया ना। तो ये भी हर जरूरत की बात थी, उसके भी नताइज हो सकते थे और हुए। पाकिस्तान की मुआशी उसके पाबंदियां लगी। ठीक है। 3-1 ने सोचा, बुनियाद रखी, दूसरे ने तकमील तक पहुंचाया, ठीक है, और तीसरे ने दुनिया को दिखा दिया। और एक को फांसी लगी, एक का त्यारा फटा और एक को जला वतन होना। तो बिल आखिर तो सबको ही मरना, दुनिया में जाना है। अब आप तो कहें हर शख्स ने, जिसने आइंस्टाइन नहीं मरा, बिल्कुल मरा। और दूसरे जनाब वो गलेलो साहब वो नहीं मरे जी बिल्कुल। और जो दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान हैं वो नहीं मरे, बिल्कुल मर गए। ठीक और है। सारे मर गए तो इन्होंने भी मर जाना था, या इनको भी कोई ना कोई सदमा उठाना था। तो ये असल में ये हमारे दोस्त जो हैं हर चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं। भाई, अगर एटम बम बनाने की सज़ा देनी थी तो फिर तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मारना चाहिए था सबसे पहले। वो तो माशाल्लाह अभी जिंदा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, सारा हंगामा हुआ, लेकिन जिंदा मौजूद है। तो और देखिए, ये हमारे दोस्त जो हैं, मैंने बड़ी इस पर तहकीक की है। अच्छा, भुट्टो साहब के बारे में उसने कहा कैसेंजर ने कि मैं जब आपकी हम बड़ी आपकी हॉरिबल एग्जाम्पल बना दें। विल मेक एन हॉरिबल एग्जाम्पल ऑफ यू। बिल्कुल गलत। अच्छा, बिल्कुल गलत। कोई ऐनी शायद एक प्रोटोकॉल अफसर था अमेरिकी सफारत खाने का जो मौजूद था, और उसके अलावा कोई शहादत नहीं। सब झूठी कहानियां कॉलम निगारों ने, सियासतदानों ने, गप मारने वालों ने। वो भाई हमारे तो आप देखिए जिस तरह हदीसें गढ़ी गई हैं उस तरह की रवायतें गढ़ी गई हैं। इतना झूठ है, इतना झूठ है, इतना झूठ है कि मुझे समझ नहीं आती किन अल्फाज में इसकी मदम्मत करूं।
अच्छा शामी साहब, बात कसिंजर ने, जी, देखिए जी, कसिंजर ने भुट्टो साहब से ये कहा कि देखिए अब इलेक्शन होने वाले हैं और डेमोक्रेट्स जीत जाएंगे आने वाला इलेक्शन, ठीक, तो हमने तो आपसे मामला किया है मुख्तलिफ तरह से, डेमोक्रेट्स आपसे आकर मामला करेंगे ज़रा सख्ती से और मुख्तलिफ तरीके से, ठीक, इसलिए आप इस मामले को ज़रा मद्देनज़र रख लीजिए। उनसे जो पाला पड़ने वाला है बहुत मुश्किल सूरत हाल आपको दरपेश होगी। अच्छा, ये बात, इसका जनाब अफसाना बना दिया। वो हाथी खत हाथी लहराना, खत, ये भुट्टो साहब भी इस तवाहमात में चले गए। हमारे कई दोस्त ऐसे गुजरे हैं जिनको तबखीर मैदा हो गई और समझ लें हमें जनाब हमारे पीछे CIA लगी हुई है, हाँ बिल्कुल, कोई CID लगी, बड़े बड़े दानिश्वर हैं, नाम क्या बताऊं, अब रुखसत हो गए दुनिया से। वो हर वक्त कहते थे हमारे पीछे क्यों चल रहा है। तो हमारे लीडर जो हैं वो भी और उनके फॉलोअर्स भी, उनके जो तबलची हैं वो भी इस तरह की कहानियां गढ़ने में मशहूर है। अब ज़ियाउल हक साहब जो हैं भाई, तो 1983 में बम बना दिया उन्होंने, अच्छा, 1988 में दुनिया से रुखसत हुए। ठीक, तो अब बम की सजा तो उनको नहीं मिली ना, और कोई जाना ही था दुनिया में बिलाखिर तो, मगर किस तरह गए और क्यों गए ये कहानी और है। अब नवाज शरीफ साहब, जी, हमारे आसन इकबाल साहब ने भी कहा है कि जनाब देखिए उसकी सज़ा मिल गई, पर सज़ा कैसे मिल गई भाई। नवाज शरीफ साहब ने धमाके किए और क्लिंटन जिसने उन पर ये बार बार वाजे किया कि आप ऐसा ना करें, हम आपको इमदाद देंगे, $5 अरब, जब नवाज शरीफ साहब ने उसको कहा कि मैं पाकिस्तान के अवाम का प्रेशर नहीं ले सकता, उनकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकता, तो वो नवाज शरीफ साहब का एडमायरर हो गया। अच्छा, उसने कहा कि आपने तो बड़ी सच्चाई से बात कर दी मेरे साथ। उसके बाद नवाज शरीफ साहब कहीं जाते थे, उर्दन गए हुए थे मेरा ख्याल किसी शाह हुसैन की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए, तो क्लिंटन साहब उनका पूछते हुए कहाँ ठहरे हैं शरीफ साहब, वो पता उनका पूछते पूछते उनके कमरे का आज के। वाह, और क्लिंटन साहब, अभी तो इंडिया के एक बिजनेसमैन ने कहा ना कि मैंने क्लिंटन से कहा था, वो तो उन्होंने कहा था या नहीं कहता तो और चीज़ है, बेशुमार लोग कहते हैं। आरजू तो थी सबकी कि नवाज शरीफ साहब का मामला वो ना हो जाए, भुट्टो साहब का हुआ। अब क्लिंटन साहब का भी कुछ ना कुछ असर और रसूख था और कोई रोल था इस बात में कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी जलावतनी जो है, उनकी कैद की सज़ा जलावतनी में तब्दील हो जाए। तो हमें ये चीज़ें जो हैं, नवाज शरीफ साहब ने जो धमाका किया उससे अमेरिका में भी उनकी कदर हुई। अच्छा, हाँ जी, और पाबंदियां लगी पाकिस्तान, ठीक है, जापान हमसे बदजन हुआ, अमेरिका में हमारे खिलाफ हंगामा हुआ, सब बातें दुरुस्त हैं, कौम ने बर्दाश्त किया। और उसके बाद जो परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, जब वो तशरीफ़ लाए हैं, अमेरिकी सदर तो उनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं था। हाँ बिल्कुल, और क्लिंटन साहब जब आए हैं पाकिस्तान के दौरे पर तो कोई पब्लिक फोटोग्राफ नहीं हुई उनकी, कोई तस्वीर जारी नहीं जहां हाथ मिलाते हुए दिखाया जाए। वो इस कदर, यानी डिक्टेटर जो था उस वक्त, इस कदर एक काबिल नफरत, काबिल मदम्मत चीज़ थी कि अमेरिकी सदर ने उससे हाथ मिलाने से इनकार किया। और उसके बाद 9/11 हुआ जब, बिल्कुल, फिर उनकी मांग बढ़ी और फिर किस्मत उनकी खुली, फिर मामलात और हो गए। बहरहाल भुट्टो साहब, जनरल ज़ियाउल हक साहब, नवाज शरीफ साहब, तीनों जो हैं उनको हमारा सलाम। शाम साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, एडमिरल फसी बुखारी साहब की तकर्री कलअदम करार दे दी है आज अदालत ने, 2 साल के बाद। 2 साल के बाद। तो आज अदालत ने जो शॉर्ट ऑर्डर जारी किया है और जो दलाइल हैं, कामरान हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर, उनसे उनकी कह तरफ रहा चले। जी कामरान, जरा जल्दी से बताएं भाई क्या हुआ। जी कामरान।
जी शामी साहब, ये एडमिरल रिटायर्ड फसी बुखारी करीबन पौने 2 साल पहले अक्टूबर 2011 में चेयरमैन नैब के ओहदे पर अपॉइंट हुए थे। उनकी तकरीरी के चंद दिन बाद ही उस वक्त के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली ख़ान ने उनकी तकरीरी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, और ये जिस दरख्वास्त पर आज फैसला हुआ है ये उस वक्त से ही पेंडिंग चली आ रही थी सुप्रीम कोर्ट में। चौधरी निसार अली ख़ान के वकील अकरम शेख के तवस्सुत से ये दरख्वास्त दायर हुई थी और उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था। उनका ये कहना था कि सदर चेयरमैन नैब का तकर्रर करते हैं, लेकिन इसके लिए वो वज़ीर आज़म यानी कायद ऐवान और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ इन दोनों से मुशावरत के पाबंद हैं। इनके दरमियान बामानी मुशावरत होगी, उसके बाद चेयरमैन नैब का फैसला जो है वो हतमी तसव्वुर किया जाएगा। तो ये बामानी मुशावरत जो है वो नहीं हो सकी। ख़ास तौर पर अकरम शेख ने यह कहा कि चौधरी निसार ने एक बाकायदा ख़त भेजा था सदर ममलिकत को कि सिर्फ एक नाम ना दिया जाए बल्कि 3 नामों का एक पैनल दिया जाए, उसमें से कोई एक चॉइस जो है वो सामने आएगा, उस पर हम कोई कंसेंसस कर सकेंगे। लेकिन सदर ममलिकत ने फसी बुखारी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि जो फसी बुखारी के वकील थे सरदार लतीफ़ खोसा, उनका ये मौक़िफ़ था कि इसमें जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे किए गए हैं। उनका ये कहना था कि जस्टिस दीदार हुसैन शाह को जब चेयरमैन नैब के ओहदे से हटाया था अदालत ने, तो उस वक्त बुनियाद उसकी ये थी कि उस वक्त भी चौधरी निसार अली ख़ान ने उन पर एतराज़ किया था और वो तहरीरी एतराज़ात थे। लेकिन इस केस में, फसी बुखारी के केस में, चौधरी निसार अली ख़ान ने कोई तहरीरी एतराज़ नहीं किया। यही वजह है कि सदर ममलिकत ने उनकी जो खामोशी थी उसको एतराफ़ समझा कि ये कंसेंट समझा कि ये कंसेंसस हुआ है, और इसी बुनियाद पर उन्होंने उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज जो मुख्तसर फैसला सुनाया है अदालत ने, 5 रुकनी बेंच था ये जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में, उन्होंने ये कहा है कि ये इस तकरीरी में जो मशावरत है ख़ास तौर पर उसका कानूनी तकाजा जो है वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए ये तकरीरी जो है कलअदम करार दी जाती है। और ख़ास तौर पर उन्होंने ये कहा है, वफाकी हुकूमत को यह कहा है कि बगैर कोई वक्त ज़ाया किए इस ओहदे पर नई तकरीरी जो है वो फौरी तौर पर अमल में लाई जाए। मैं बताता चलूँ कि एक फ़र्क ज़रूर है दीदार शाह में और फसी बुखारी में, कि दीदार शाह की जब तकरीरी हुई थी तो उसके 3 महीने के अंदर ही अंदर अदालत ने, जब मामला उनके पास आया था तो अदालत ने उनको उनकी तकरीरी कलअदम करार दे दी थी। लेकिन ये जो मामला है फसी बुखारी का, ये तकरीबन 1.5 पौने 2 साल तक पेंडिंग रहने के बाद अब जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा है। और इसमें खास तौर पर चूंकि एक तफसीली फैसला भी आना है जिसमें ये देखा जाएगा कि उन्होंने जब तक ये शॉर्ट ऑर्डर दिया उन्होंने, भाई शॉर्ट ऑर्डर तो पहले दिन ही आ सकता था। ठीक है, अब 2 साल की मुद्दत पता नहीं क्यों दे दी चीफ जस्टिस साहब ने और उनके रफाका ने। बहरहाल हम तो कुछ बोल नहीं सकते। शामी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब, एक प्राइम मिनिस्टर जाता है बदरिया अदालत, दीदार हुसैन शाह गए बदरिया अदालत। यार ये आप इस तरह की बातें ना किया करें, आपको लॉजिकल बात किया करें। अदालत का मामला है, ये कोई सियासतदानों के बयानात नहीं है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब चले गए, फलां चले गए, फलां चले गए। अदालत जिसको चाहेगी घर भेजेगी। कहने का मतलब इनका एक प्रोसेस भी तो है ना। प्रोसेस ये है कि 2 साल हो गए ये मुकदमा चलते हुए, अब फैसला हुआ है। अब देखेंगे उसमें जो मुशावरत है, ये सदर साहब से मुशावरत करनी है, कायदे ऐवान से भी, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से भी। ठीक है। अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत बाइंडिंग हो जाए तो कायदे ऐवान की मुशावरत का क्या बनेगा? हाँ बिल्कुल। तो अगर यह देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसको इंटरप्रेट करती है, वैसा ही इंटरप्रिटेशन होता है जैसा कि जजिस केस में हुआ है, तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों तो मुत्तफिक होंगे नहीं कभी। बहरहाल ये 2 साल के बाद मेरा ख्याल है कि नई हुकूमत जो है जी, उसको मौका मिल गया है अपना मुकर्रर करने की, क्योंकि फिल फौर उन्होंने कहा ना मुकर्रर करो। बिल्कुल। तो क्या खोसो साहब भी मुकर्रर कर जाए? और वैसे तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कोई नहीं है। वो जो थे ना फसी बुखारी साहब के वकील, उन्होंने कहा भाई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो तो अब ख़त्म हो गए। उन्होंने पिटीशन तो की थी जब वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, तो ये तो गैर मौसर हो गई है रेट। ठीक। मगर अदालत है, उसको वो काम करना है जिसको वो मुनासिब समझे, और हमें वो काम करना है जिसको हम मुनासिब समझे। हम दोनों तारीख के सामने जवाबदेह हैं और अपना अपना जवाब तैयार कर लें, वो भी कर लें, हम भी कर लेंगे। चलें फिर। लेकिन एक बात जी, अब ये जो फसी बुखारी साहब हैं जी, वैसे ही आदमी भले हैं, नेक नाम। इन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब की जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर तकर्री थी, उस पर प्रोटेस्ट किया, उनकी बारी थी। उन्होंने 12 अक्टूबर के इक़दाम की हमायत नहीं की, इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा, ये बहादुरी वो है जो सुप्रीम कोर्ट ने तो अब की है ना। ठीक। आके इन्होंने तो 12 अक्टूबर को कर दी थी, इसलिए इनको भी याद रखना चाहिए। लेकिन इनका वो खत भी तो था ना जो सदर आसिफ अली लेकिन जो भी है, अब देखें जब असल फैसला आएगा, मुकम्मल फैसला,
तो फिर पता चलेगा कि क्या कहा है क्या नहीं कहा है, फिर उसका जायजा लेंगे और इनको फेयर कमेंट्स जो हो सकते हैं जी वो पेश कर देंगे। चलिए ठीक है शाम साहब। खैबर पख्तूनख्वा में शाम साहब, वैसे मुझे ऐसे महसूस होता है, मैं बार बार अर्ज करता हूँ, जी मुझे लगता है कि हम कानून की हाकमियत से जजों की हाकमियत पर आ गए हैं, क्योंकि अदलिया का जो मामला है ना, अदलिया का पहला काम यह है कि वो ज़ेरी अदलिया को दुरुस्त करे। ठीक, ज़ेरी अदलिया वकीलों के नरखे में जगह जगह है, बिल्कुल, और ना वकील काबू आ रहे हैं ना अदलिया काबू आ रही है। ये नीचे वाली है कि किसकी जिम्मेदारी है। जनाब चीफ जस्टिस, अगर हमारी बात आप तक पहुंचे तो खुदा के लिए ये भी कुछ करें। ठीक। शाम साहब, अगली खबर है केपी के असेंबली में कल इजलास होगा, पहली दफा एक नई पार्टी हुकूमत बने। खैबर पीके में कल इजलास होगा। अभी तो अरकान हलफ उठाएंगे, फिर स्पीकर मुंतखब होगा, फिर उसके बाद कायदे ऐवान की बारी आएगी। अभी ये अच्छी बात हो रही है कि एक ही दिन में तमाम असम्बलियों के इजलास हो रहे हैं, 2 असम्बलियों के। क्यों? कल सिंध और केपी के में, सिंध और केपी के, उसके बाद परसों जनाब जी परसों यहाँ पे होगा। तो फिर वही एक दिन का एक फर्क। दिन का फर्क हो। वहां तो पहले तो कई दिनों का फर्क था भाई, अच्छा, 2 हफ्तों का फर्क पड़ गया था। ठीक, तो बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरमीम हो जाए जिसमें मार्च का महीना जो है ना वो मुकर्रर कर दिया जाए इंतखाबात का महीना। अच्छा, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, या मार्च में इंतखाबात हों या अक्टूबर में हों, मौसम अच्छा, ये 2 ही मौसम है अच्छे, और इसके और एक फिक्स कर दें। वगरना अगर ऐसी सूरत रहेगी, अब देखिए अब जो असम्बली है हमारी ये मई में आई है, बिल्कुल हलफ उठाएगी जून में, जून में, तो अगली असम्बली म्याद पूरी करेगी जून में जाके 5 साल बाद, बिल्कुल, और जून के बाद फिर जो 60 दिन होंगे, आप अंदाजा लगा लीजिए, जुलाई और अगस्त में आ जाएंगे। बिल्कुल। फिर बारिशों का मौसम, सैलाबों की बातें। एक ये हमारे लीडर हजरात जो हैं ये तवज्जो कर लें और ये अमेंडमेंट करवा दें। ये तो बड़ी प्रैक्टिकल बात। बाकी खैबर पीके में देखिए, जमात इस्लामी, शेरपाव साहब की कौमी वतन पार्टी और तहरीक इंसाफ की कोलिशन होगी। अब देखते हैं कि वजारतें किस किस के हिस्से में क्या क्या आती हैं और किस तरीके से अपने जौहर दिखाती है जनाब तहरीक इंसाफ। वैसे मालूम हुआ है कि जो असद उमर साहब हैं वो कोई मुशावरत में मुसलसल रहेंगे, अच्छा, और जहांगीर तरीन साहब भी रहेंगे, ठीक है, तो और इसके कोई टारगेट सेट करेंगे और उसको एक मॉडल प्रोविंस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, उनके भाई साहब जुबैर साहब जो हैं वो पंजाब हुकूमत के सपुर्द हैं, PMLN के मुशीर हैं मुआशी, और ये जनाब PTI के हैं। बिल्कुल, बस माशाअल्लाह। तो शामी साहब, एक वो वजारत तालीम का भी मसला बना हुआ, वहाँ पे कह रहे हैं कि वजारत तालीम पता नहीं किस तरफ जाएगी। जमात इस्लामी कह रही है हमारी तरफ आएगी, तहरीक इंसाफ जमात की इस्लामी तरफ तो वजारत खजाना उसको मिली ना। अब देखना ये होगा ना, जमात इस्लामी अच्छी कोलिशन बनाने का मतलब तो ये है कि सारी अहम वजारतें जमात इस्लामी को तो नहीं मिल सकती। ठीक है, कि भाई 7 मेंबर हमारे हैं, जो कुछ है हमारे जनाब दे दीजिए अक़द में। तो जमात इस्लामी को भी एक तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए। मुझे तो ये भी आप फरमा रहे थे कि जनाब वो टिकट भी मांग रहे हैं नौशहरा से। NA5 नौशहरा की, नहीं, वो नौशहरा की टिकट तो मिल ही नहीं सकती ना जी, जो तो जीती हुई सीट है PTI की। आज तक तो जब भी इत्तेहाद होते हैं, जो जीती हुई सीटें होती हैं वो उनके पास रहती हैं। मैक्सिमम ये हो सकता है कि जमात इस्लामी कहे कि हमने भी यहाँ इलेक्शन लड़ना है, तो अच्छा। PTI भी नहीं भी लड़ना है, तो हम भी मुकाबला कर तो लेंगे। ये 2 इत्तेहादी आमने सामने होंगे। लड़ने कोई हर्ज नहीं है, इसमें क्या है। ठीक। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा ये बात है, अच्छा। तो जमात इस्लामी हो या PTI हो या कौमी वतन पार्टी हो, उनको समझना चाहिए कि वो जनाब कोई मोर में जंगल नहीं है जहां मोर नाच रहे हैं। ये दुनिया की नजरें उन पर हैं। ठीक है, ये ना समझे उनको कोई देखने वाला नहीं है। और अब तो बहुत देखने वाला। नवाज शरीफ साहब की नजर भी है, शहबाज शरीफ साहब की भी है, जरदारी साहब भी आंखें गाड़ के बैठे हुए हैं। इसलिए जरा एहतियात से और मुरब्बत से चले एक दूसरे के साथ। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू आपके कुछ सवालात भी लेने की कोशिश करेंगे और फिर तुर्की के हवाले से एक दिलचस्प बात है वो भी करने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, तुर्की में एक डेवलपमेंट हुई है। तुर्की जैसे लिबरल सेकुलर मुल्क में उन्होंने कहा जी कि शराब की सेल पे पाबंदी। नहीं, सेल पर पाबंदी उन्होंने ऐसे की है, उसकी सेल महदूद की है। उनके रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक शराब नहीं बेची जाएगी। अच्छा, ये यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, तालीमी अदारों में शराब नहीं पी जा सकेगी। अच्छा, और मस्जिदों के और स्कूलों के करीब शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी।
अच्छा, कोई महदूद कर दिया ये महदूद कर दी। जो टूरिस्ट हैं वो आएंगे, वो अपने होटलों में, अपने क्लबों में, अपनी बार्स में वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टूरिज़्म की बड़ी आमदन है ना बिल्कुल। तुर्की की। तो उसमें जो AK पार्टी जो बरसर इक़्तिदार है, उसके मुखालफिन ने बहुत शोर मचाया, हंगामा किया कि जनाब ये तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी पर्सनल लाइफ में मदाखलत शुरू हो रही है। लगता उससे तो पहले यही ये है भी कहा गया, स्कार्फ जो है ना जी, वो ओढ़ने की इजाज़त नहीं थी वहाँ स्कूलों में, उन्होंने इजाज़त दे दी। ठीक, हालांकि पर्सनल लाइफ में तो मदाखलत ये थी कि स्कार्फ आप पहने या ना पहने आपकी मर्जी है। हुकूमत कौन है ये कहने वाली कि आप स्कार्फ नहीं पहन सकते और सर नहीं ढांप सकते। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पब्लिक उसके अंदर प्लेसेस पे किस करने पर भी पाबंदी, बोसा नहीं दे सकते आप। अच्छा, तो तुर्की में भी बात चंद है अगरचे, लेकिन वो कहीं न कहीं ट्रेन्स में यानी या पार्क्स में इस तरह के शौक पूरे कर लेते थे। अच्छा, वो उस पर भी पाबंदी लगा दी है। अब उस पर 150-200 लड़कों ने इकट्ठे होकर शोर मचाया था इस्तांबुल में, और किस करने की भी कोशिश की ताकि पब्लिक प्लेस अच्छा, पे। लेकिन अब तुर्की में पाकिस्तान की तरह का मामला तो है नहीं, वहाँ तो कानून नाफिज होता है पूरे जोर शोर के साथ। तो तैयब अर्दगान ने कहा कि हुजूर मैं ये काम नहीं कर रहा, लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में मदाखलत नहीं कर रहा, मगर नौजवान जो है हमारी नस्ल, उसको कैसे इजाज़त दे सकता हूँ कि बदमस्त होकर फिरे और शराब में डूब जाए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा, उसमें लिखा हुआ है कि लोगों को ये जुए से, नई नस्ल को हमारी को जुए से और शराब नोशी से, मदहोशी से बचाया जाएगा। अच्छा, अच्छा, इस अच्छा, उन्होंने कहा जनाब ये आप जो वावेला करते रहें वो अपनी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। और और खासी तुर्की वैसे- ने शामिल साहब, वो कंजर्वेटिव मशहूर है ना, तो इसलिए इस कंजर्वेटिव कदम से इसमें तो क्या भाई, शराब तो जनाब मुरारजी देसाई साहब थे, जी, गुजरात के वजीर आला, उन्होंने पाबंदी लगा दी थी उस पर। शराब तो खाना खराब है भाई, कितने लोगों के घर उजाड़ चुकी, कितने पैसे बर्बाद कर चुकी, कितने ये रिश्वत को फ़रोग दे चुकी। और टर्किश एयरलाइन जो है ना, जी, उसकी बास फ्लाइटों में भी शराब नहीं दी जाती। अब अच्छा, आप शराब नहीं पी सकते। ठीक, तो तुर्की जो है, देखिए ये एक लिबरलिज्म जो अजीब चीज़ है कि आप मेरे ऊपर एक ख़ास किस्म का तर्ज ज़िंदगी मुसल्लत कर दें। पाकिस्तान में भी बहुत से शराबी ऐसे हैं हाँ, जो इधर उधर मांग तांग के, हमारे दानिश में भी बहुत से हमारे हैं जो हमेशा तलाश में रहते हैं किसी न किसी तरीके से किसी को फंसाएं और रात रंगीन हो जाए। ठीक है, वो कहते हैं जनाब देखिए लोग शराब पर पाबंदी लगी तो हेरोइन पीने लग पड़े लोग। बिल्कुल, मैं हंसता हूँ भाई, अगर ये अमेरिका जो है, अमेरिका में तो शराब पर पाबंदी नहीं है, नहीं है, तो फिर हेरोइन वहाँ को बिक रही है और ज़ौक़ क्यों है लोगों में। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब देखिए दुनिया में कहीं भी अल्कोहलिज्म जो है उसको सपोर्ट नहीं किया जाता। ठीक है, शराब थोड़ी बहुत चखना और चीज़ है, तमीज़ के साथ, एहतियात के साथ। शराब नोशी के भी बड़े आदाब हैं, और शराब में डूब जाना, मदहोश हो जाना, जिस तरह हमारे दानिश्वर इंडिया में जाके करते हैं, या माशाल्लाह यहाँ किसी ना किसी घर में जाके ऊँधे लेट जाते हैं, ऐसी अगर ये हरकतें वहाँ हों तो ना वो मीडिया में रह सकता है बंदा, ना सियासत में रह सकता है, अमेरिका में भी। अच्छा, हाँ जी। यानी इतना वहां पे भी हाँ कॉन्शियस जी। हैं लोग। शामिल साहब, कल जब हमारी गुफ्तगू हुई तो आपने मियाँ शरीफ साहब के बारे में जो गुफ्तगू अच्छा की, यार एक बात सुन लें, तो जी, चौधरी गुलाम हुसैन साहब हैं, बड़े सीनियर अखबार नवीस हैं हमारे, बिल्कुल, बड़े राज कौमी सियासत के उनके सीने में दफन है, बड़े नाजुक मुकामात पे बड़ा अहम किरदार उन्होंने अदा किया। उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा आपने जो तीनों भुट्टो साहब, ज़ियाउल-हक साहब और नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट दिया है, इस पर मैं जनाब आपको हरफ तहसीन कहता हूँ। उन्हें इसकी दाद दी है कि इंसाफ का तकादा यही था। तो शामिल साहब, जो कल हम आपने गुफ्तगू की थी उस पे कुछ लोगों ने, कुछ नहीं बल्कि खासे लोगों ने, उन्होंने इतराज़ किया। उन्होंने कहा जी कि आपने मियाँ शरीफ की तारीफ़ की है, लेकिन उसका नतीजा वो लोग ये निकाल रहे हैं कि उससे मियाँ शहबाज शरीफ को आपने गैर मामूली तौर, मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को गैर मामूली तौर पे सपोर्ट किया है, ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ। तो एक अच्छे आदमी का बेटा होना जी, इसमें कोई अच्छी बात है, वो बुरी बात क्या है इसमें? नवाज शरीफ साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो वोट लेके मुंतखब हुए ना, बिल्कुल, तो एक करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उनको वोट दिया है ना, बिल्कुल, ठीक है, तो मैंने तो ये उनको मुंतखब किया, तो उनका कोई एहसास नहीं होना चाहिए उनके जज्बात का। और हमें इस नफरतों में, अब इमरान खान साहब के जो वालिद मोहतरम हैं, उनसे भी बड़ा बड़ा ताल्लुक़ रहा है, अच्छा, और वो भी बड़े जनाब दिल दर्द आशना था उनका। बहुत पहले हमारे महमूद मिर्ज़ा साहब एडवोकेट हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ने सलामत रखे, वो और
ये इनके इकरामुल्लाह नियाजी साहब जो इनके वालिद हैं, उन्होंने मिलके एक गरीब और बेनवा तालिब इल्मों की इमदाद के लिए सोसाइटी बनाई थी। अच्छा। मैं भी उसका मेंबर बना था, तो वो भी बहुत काम करते थे। देखिए, तारीफ जो है लोगों की करनी चाहिए, बुजुर्गों की करनी चाहिए, लोगों को पता चले, तारुफ हो उनका, ये तासुब से निकल जाएं। ये आप आंखें जो है ना, उनसे ऐनके उतार दें। अब कोई खुश भी हुए होंगे, कोई नाराज भी होंगे। बिल्कुल खुश भी है लोग। मैंने कोई अपने पास से कोई चीज़ नहीं मिलाई। मैंने तो एक वाक़या आपसे अर्ज़ किया था, जो मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब की शख्सियत जो थी उसकी अक्कासी करता है। अच्छा शामी साहब, ये हैं जी शेख ज़िशानुल हक, वो कह रहे हैं शामी साहब, अगर हम एटम बम बना सकते हैं तो हम एटमी बिजली घर नहीं बना सकते? बना सकते हैं, वो भी बना रहे हैं, 3-4 बना लिए, 2-3 अभी कनाडा का, अभी आपने कहा रिएक्टर हमने लगाया था। तो ये, मगर ये काम सारे जो हैं, इसके लिए टेक्नोलॉजी दरकार है, उसके लिए हिम्मत दरकार है, वक्त दरकार है, पैसा दरकार है। तो वक्त तो अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को इसी काम पर लगा दिया जाता, या आज लगा दिया जाए कि आपने जनाब ये रिएक्टर्स तैयार करने हैं, ठीक है, तो मेरा ख्याल है वो आपको बोझे दिखा सकते हैं अभी। मगर हम तो इन चक्करों में पड़ते ही नहीं है ना, कोई गौर खौस तो किया नहीं। एटमी रिएक्टर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने बाजार से बर्फ़ का गोला ख़रीदना है, फ़ौरन जाके खा ले, या कोई मशरूब की बोतल ख़रीदनी है, या 2 रुपए किलो ख़रीदने हैं। ये इसके लिए वक्त चाहिए, पैसा चाहिए, और हम बना रहे हैं कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी चाइना के साथ मिलके। 300 मेगावाट के रिएक्टर्स हैं हमने बनाए हैं। ये आबिद मलिक साहब है गोजरा से। जी अस्सलाम वालेकुम आबिद मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मुख्तसर मलिक साहब, मुख्तसर। शुक्र अल्लाह का, फरमाइए जनाब। सर मुख्तसर अगर करनी है तो फिर मैं कल कॉल कर नहीं आप कर ले, इतने खौफजदा ना हो। सर गुजारिश ये है कि आज नवाज शरीफ साहब ने आज कहा है कि पंजाब के लोगों ने अकल से वोट दिया है, जबकि केपी के लोग जो हैं उन्होंने जज्बात में आके वोट दिया है। ठीक है जी, ठीक है। सिंध में रवायती तौर पर वोट दिया गया, तो भाई नवाज शरीफ साहब की अपनी राय है, आप अपनी राय का आधार कर दीजिए, इसमें क्या हर्ज है? ठीक है। आप कह दीजिए कि पंजाब में लोगों ने जज्बाती होकर वोट दिया है, और केपीके में होशमंदी से दिया है। कोई ऐसी बात नहीं, हर बात पर इतने गुस्से में नहीं आ जाते, हंस भी दिया करते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का शाम साहब वक्त खत्म हो गया है। कल फिर हम इसी वक्त और इस जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।